चलिए, पॉलिटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हमने आर्टिकल 19 आपको शुरू किया। 19 के हमने आपको पढ़ाया कि 6 पार्ट्स थे और वो हमने वन बाय वन आपको लिख करके बताए थे कि कैसे आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कैसे आपके पास फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबलीज है, कैसे आपके पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, आप थ्रू आउट द इंडिया फ्रीडम रखते हैं मूवमेंट की, और उसके बाद आपके पास रिजाइड एंड सेटल होने की फ्रीडम है इंडियन टेरिटरी में, और कोई भी आपको कोई प्रोफेशन है या कोई ऑक्यूपेशन ट्रेड या बिजनेस है आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दो हमारे बाकी थे आर्टिकल 19 के अंदर, इन दोनों को हम अभी करेंगे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर 7 आर्टिकल्स थे। आर्टिकल 19 का मतलब यहाँ पर यही है कि यहाँ से राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल शुरू होते हैं जो 19, 20, 21, 22 तक चलते हैं। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो जो आर्टिकल 19 इन इटसेल्फ है उसमें मैंने आपको अभी 6 सब क्लॉजेस बढ़ाए और अपने आप में ही आर्टिकल्स हैं एक तरह के। और उन सब क्लॉजेस की बात करें तो आर्टिकल 19 के अंदर हमें पहले जो फ्रीडम्स मिली थी वो 6 नहीं 7 फ्रीडम थी। 7 फ्रीडम थी टोटल। और वो कौन सी थी? राइट टू प्रॉपर्टी भी इसका पार्ट था। देखिए, मैंने आपको बताया था, एक तरफ हमने पढ़ा कि आर्टिकल 31 भी राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, और हमने पढ़ा था कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के वाया उसे हमने वहाँ से डिलीट करके पार्ट 12 में आर्टिकल 300A की फॉर्म में वहाँ पर डाल दिया, और अब वो लीगल राइट हो गया। लीगल राइट होने का मतलब अब ये है कि कोई इंडिविजुअल उसे नहीं ले सकता आपसे, लेकिन कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं ले सकता, लेकिन स्टेट ले सकता है, क्योंकि वो लीगल राइट है। अब फंडामेंटल राइट की खासियत है कि कोई इंडिविजुअल नहीं लेगा, ये तो क्लियर ही है, क्योंकि लीगल राइट भी नहीं ले सकता कोई इंडिविजुअल आपसे, लेकिन स्टेट भी नहीं ले सकता। फंडामेंटल राइट आपसे स्टेट भी नहीं ले सकता, लेकिन लीगल राइट स्टेट आपसे ले सकता है, ज़रूरी है। और वो रीज़न क्या था प्रॉपर्टी के पीछे, वो मैंने आपको जस्टिफाई किया था, आगे भी आने वाले समय में करेंगे। अब एक वहाँ से आर्टिकल 31 डिलीट हुआ है, तो वो राइट टू प्रॉपर्टी। एक मैं बता रहा हूँ आर्टिकल 19 के अंदर आपको एक राइट टू प्रॉपर्टी गिवन था। यहाँ पर जो मैंने ये 7 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, इसमें एक और हुआ करता था, यहाँ से भी राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हुआ है। रीज़न बीइंग, वहाँ पर जब हम राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मेनली जो प्रॉपर्टी आपको सक्सेशन में मिल रही है, जो आपके पास किसी तरह के कोई भी इस्टेट्स हैं, कोई भी पीछे से ज़मीन आ रही है, इनहेरिटेंस में ज़मीन है, उसका जिक्र वहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर आर्टिकल 19 के अंदर जो भी प्रॉपर्टी आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी डिस्पेंस कर रहे हैं, तो राइट टू परचेज़, ऑक्यूपाई एंड डिस्पेंस, यानी कि आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं अपने रहते हुए, वो भी इसी के तहत कवर हो रही थी आर्टिकल 19 के अंदर। दोनों ही आर्टिकल 19 का वो वाला राइट टू प्रॉपर्टी का क्लॉज, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी वाला, ये दोनों ही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा डिलीट करके सीधे लीगल राइट में पहुंचा दिए गए हैं। आई बात समझ में? तो और ओवरऑल आपके पहले फंडामेंटल राइट 7 हुआ करते थे जो 6 रह गए, और उसके बाद आर्टिकल 19 में भी 7 क्लॉजेस थे जो अब 6 रह गए। ये बात कभी कंफ्यूज तो नहीं होगी, इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना है। अब हमारे सामने आर्टिकल है 19 का, राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर ध्यान से इसको समझें तो ये कल जो आपको मैंने आर्टिकल कराया था कि राइट टू फ्रीली मूव थ्रू आउट द कंट्री ऑफ इंडिया, थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी, ये सेम उसी के साथ ओवरलैप करता हुआ एक आर्टिकल है। ये ओवरलैप करता है क्योंकि आप जब मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरी जगह, तो मैंने नेचुरली कल भी ये बात समझाई थी कि आपके पास ऑब्वियसली एक राइट होना चाहिए रिजाइड करने का और सेटल करने का। क्योंकि अगर आपके पास रिजाइड करने का राइट ही नहीं है, एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी जगह आप व्यापार के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में, या फिर जॉब के सिलसिले में मूव कर रहे हैं, या मान लीजिए आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, कुछ टूरिज़्म कर रहे हैं, या किसी भी लेजर पर्पज़ से वहाँ जा रहे हैं, राइट टू रिजाइड होगा तभी उस चीज़ का फ़ायदा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अदरवाइज़ आपको जाना है, जा करके सीधे ही आना है, इट इज़ नॉट गुड। अगर आपको किसी क्षेत्र का कल्चर, कस्टम, मैनर समझना है, उस एरिया के साथ खुद को असिमिलेट करना है, इंटीग्रेट करना है, तो वहाँ पर रुकना होता है। राइट टू रिजाइड तो होना ज़रूरी ही था, वरना राइट टू मूवमेंट का कोई फ़ायदा ही नहीं था। इसी की वजह से राइट टू रिजाइड राइट टू मूवमेंट के बाद आता है, क्योंकि पहले से दे दिया जाता तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। आप बिना मूवमेंट के रिजाइड तो कर ही नहीं सकते। और सब राइट टू रिजाइड एंड सेटल में भी रिजाइड वर्ड पहले आता है सेटल से, क्योंकि पहले रिजाइड होंगे, पहले किसी जगह की टेम्परेरी रेजिडेंट होंगे, फिर ही धीरे धीरे वहाँ के डोमिसाइल हो जाएंगे। तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले पार्ट्स का अरेंजमेंट देखिए, हर पार्ट्स के अंदर आर्टिकल्स का अरेंजमेंट देखिए, सीक्वेंस, हर आर्टिकल के अंदर सब क्लॉजेस का अरेंजमेंट देखिए, हर सब क्लॉज के अंदर जो वर्ड्स का अरेंजमेंट है उसे देखिए, जोर कितना लगा होगा। ऐसा लगता है किसी
जौहरी ने जैसे सजाया हो किसी हार को, एक एक चीज़ को एक लॉजिकल पूरे तर्क के साथ, तो उसी तरह से यहाँ पर भी बात बनती। तो राइट टू रिजाइड एंड सेटल दिया हुआ है, आप पूरी यही आर्टिकल 19E डिटेल में भी बोलता है कि जो स्टेट है वो आपको प्रोवाइड करता है कि यू हैव राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका कारण क्या है? आपके अंदर एक नेशनलिज्म की भावना जगाने की बात करना, आप पूरी कंट्री को अपना माने, वन नेशन की फीलिंग आपके अंदर डेवलप हो, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। मेन आस्पेक्ट ये है कि इंडिया की साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी अचीव की जाए। अगर आप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इंडिया की चाहते हैं, वो तभी हो सकती है अगर पंजाब के में रहने वाले किसी एक पर्सन को ये महसूस होगा कि वो नॉर्थ ईस्ट जा कर के या साउथ इंडिया जा कर के किसी भी जगह पर रह सकता है। उसका कारण यह है कि वो ये पंजाब में रहते हुए भी ये मानेगा कि ये पूरे के पूरी जो टेरिटरी है ये मुझसे बिलोंग करती है, मैं कहीं भी जाकर रह सकता हूँ। अगर ये भावना उसे आएगी तो ही वो उस क्षेत्र के लोगों के साथ, उस कल्चर, कस्टम, मैनर के साथ साइकोलॉजिकली कनेक्ट हो पाएगा, क्योंकि वो ये मानेगा कि मैं, ये भी अपने ही लोग हैं, मैं भी वहाँ जा कर के रह सकता हूँ, मैं एक्सक्लूडेड नहीं हूँ। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी तभी आती है। ओके, साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी अचीव, इसलिए सिंगल सिटीजनशिप का भी कंसेप्ट रखा गया ताकि स्टेट्स कल को किसी को रोके ना अपने राज्य में आने से। तो राइट टू मूवमेंट जो है आर्टिकल 19D, वो अपने आप में बड़ा नायाब आर्टिकल है। पूरे देश को एक रूप देने के लिए, एक यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, डाइवर्सिटी को एक यूनिटी का सेंस प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल 9D रखा गया था, राइट टू मूवमेंट। और उसके बाद ही ये आर्टिकल 19E आता है कि आप वहाँ रिजाइड कर सकें, सेटल कर सकें। तो कल्चरल असिमिलेशन हो सोसाइटी में, लोग एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस की भावना उत्पन्न करके लेकर के आएँ, एक दूसरे के बीच रह करके एक दूसरे को समझ सकें, उसके लिए इसे फंडामेंटल राइट में प्रोवाइड किया गया है। तो ये आपके पास आज की डेट में राइट है। आई बात समझ में? लेकिन इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, ऑब्वियस ही बात है। और वो रिस्ट्रिक्शन इन्हीं ग्राउंड पर है कि आप जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को हार्म नहीं कर सकते, और आपने प्रोटेक्शन दिया हुआ है शेड्यूल ट्राइब्स को। ये मैंने कल भी समझाया था राइट टू मूवमेंट वाले आर्टिकल में। सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से कुछ पर्सनस पर आप प्रोटेक्शंस लगा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एड्स से प्रभावित हैं, या मान लीजिए कोई प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं, उनके राइट टू रिसाइड एंड सेटलमेंट पे आपको एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की अधिकार है ऑन द ग्राउंड ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब किस कॉलोनी में वो रह सकते हैं या नहीं, किस क्षेत्र में वो रह सकते हैं या नहीं, आप इसको लेकर के जनरल पब्लिक के सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए इस पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। आई बात समझ में? इसलिए मैंने कल भी बताया था कि आप जाएंगे किसी भी शहर में, एक अलग से रेड लाइट एरिया जैसा वर्ड आपको सुनने को मिल जाएगा। कारण यही हो जाता है कि सभ्य समाज ये कहता है कि भाई ये चीज़ें सामाजिक गतिविधियों के बीच नहीं होनी चाहिए। कॉलोनी में भी अगर कोई ऐसा घर बने या कोई आए तो आप उसके लिए प्रति आपत्ति जताते हैं, और फिर वो ये नहीं कह सकते कि हमारा राइट टू रिजाइड एंड सेटल है कहीं पर भी। अगर ये है तो फिर उन्हें वो काम छोड़ना पड़ेगा। अगर वो चीज़ें होती हैं तो फिर वो ऑफेंसेबल हो जाएंगी। आई बात समझ में? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। जैसे यहीं पर मैं बार बार बता रहा था आपको, कोरोना वायरस का मैंने केस लिया था कि आप टेम्परेरीली कहीं रिजाइड कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कोरोना वायरस हो गया है, तो टेम्परेरीली वहाँ पर फिर आप रिजाइड नहीं कर सकते। जहाँ गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि जिस क्वारंटाइन सेंटर में आपको जाना है, या जिस आइसोलेशन एरिया में जा कर के आपको रहना है, या जो भी आपका कंटेनमेंट जोन है, आप फिर उसके बाहर जा कर के रिजाइड नहीं कर सकते। अगर आप कंटेनमेंट जोन के बीच में हैं और आपको कोरोना नहीं भी है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इन रिस्ट्रिक्शन से आप क्यों बंधें, आप कहीं और जाएं, तो देखिए आपकी मूवमेंट को रोका जा सकता है कि आप कंटेनमेंट जोन में हैं, आप अभी नहीं जा सकते हैं। एपिडेमिक एक्ट में ये पावर होती है कि बिना इमरजेंसी इन्वोक किए भी आप फंडामेंटल राइट्स को इनक्रोच कर सकते हैं। और पिछले 7 महीने आपने अपने आर्टिकल 19 को सबसे मैक्सिमम इन्वोक ब्रेच होते हुए देखा होगा। उसका कारण ही था, और जबकि कंट्री में इमरजेंसी भी नहीं थी। तो एपिडेमिक एक्ट में ये ताकत होती है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो क्योंकि आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पूरी तरह से स्थगित हो गई थी जब लॉकडाउन लगा हुआ था, इस बात को ध्यान से समझिए। और वो इसलिए लगा था क्योंकि एपिडेमिक एक्ट के तहत शक्ति मिल जाती है मजिस्ट्रेट को कि वो धारा 144 और 141 को इन्वोक कर दे, और 144, 141 लगते ही आपके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 वहाँ पर निरस्त होने लग जाता है। तो इमरजेंसी हुई भी नहीं, लेकिन निरस्त होने लग गया। आई बात समझ में? कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं। तो वही वहाँ पर भी है कि जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट महत्वपूर्ण है, वो रखना पड़ेगा। कोरोना के केस में देखा हमने, प्रोस्टिट्यूशन के केस में देखा हमने, और एड्स के केस में भी देखा हमने। अब इसी तरह से प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स के शुरू से अपना एक बहुत ही आइसोलेटेड कल्चर, कस्टम, मैनर है, जिसकी वजह से उनको एक यूनिक, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मिली हुई है। वो किसी के साथ एसिमिलिएट नहीं होते। वो आज भी उन्हीं स्टोन एजेस में जी रहे हैं। बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स वो आपके साथ डेवलप नहीं हुए। आज भी आपके भारत में आप एक आधुनिक भारत के एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जो विज्ञान से जाना जाता है, प्रौद्योगिकी से जाना जाता है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जाना जाता है। वो आज भी उस तरह के जीवन में रह रहे हैं जहाँ पर वो कंद मूल चुनते हैं।
यानी कि वो गैदरिंग करके लाइफ बिताते हैं या फिर वो हंटिंग करके लाइफ बिताते हैं, स्टोन एजेस वाली लाइफ, 12,000 14,000 साल पुराना जीवन, और आज आप यहाँ पर खड़े हैं 2020 में। तो उनका वो अपना डिस्टिंक्ट कल्चर, कस्टम, मैनर है। उनको इसी वजह से कई जगहों पर, कई ट्राइबल एरियाज़ में उनको अपने प्रॉपर्टी को अपने कस्टमरी मैनर में रेगुलेट करने का भी अधिकार दिया गया है। वहाँ पर वो अपनी तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे झूम खेती या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप उसे कहते हैं। ये सब चीज़ों की उन्हें अनुमति वहाँ पर मिली हुई है। तो उनका कल्चर, कस्टम, मैनर, लैंग्वेज बहुत डिस्टिंक्ट होता है, उसे आप डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते वहाँ पर जाकर के। सदियों से उन पर अत्याचार होते रहे, उनकी लैंड एलिनेट हुए, और सबसे ज़्यादा हुए जब ब्रिटिशर्स का पीरियड आया। ये मैंने कल भी आपको समझाया था। तो आज की डेट में भी उनके लैंड एलिनेट ना किया जाए, उनकी ज़मीनें उनसे ना छीनी जाएँ। वो ज़मीनों से जुड़े हुए लोग हैं, जल जंगल जीवन को लेकर के उन्होंने बहुत अभियान किए हैं लंबे लंबे। और इसीलिए अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश, मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि एक ट्राइबल स्टेट के तौर पर जाना जाता है, और आप आउटसाइडर्स वहाँ जाकर के ज़मीन नहीं ले सकते, क्योंकि आप उनका लैंड एलिनेट नहीं कर सकते। अगर आपको वहाँ फिर ज़मीन चाहिए तो बहुत से लोग वहाँ विवाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, कोई वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, फिर वहाँ पर लैंड ले सकते हैं। नहीं तो फिर लीज़ पर ले लीजिए 99 ईयर्स के लिए, परचेज़ नहीं कर सकते, टाइटल आपका नहीं होता है, लीज़ आपका हो जाता है। इस तरह से वो उनकी आइडेंटिटी को, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में नियम है और भी बहुत से राज्यों में ये नियम है। गवर्नमेंट ने स्पेशली डेडिकेटेड शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 इसके लिए कार्व आउट किया हुआ है कि एक स्टेट के अंदर भी एक डिफरेंट डिस्टिंक्ट यूनिट क्रिएट हो जाता है शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 के तहत। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई बात समझ में? बहुत से कानून केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के वहाँ जाकर के रुक जाते हैं, अंदर नहीं घुस पाते हैं, उस टेरिटरी में लागू नहीं हो पाते हैं। होते हैं तो वहाँ की जो काउंसिल्स हैं, ट्राइबल काउंसिल्स, उनके द्वारा प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन के साथ फिर वो लागू होते हैं, क्योंकि उनका असेंट लेना जरूरी हो जाता है। आई बात समझ में? तो वहाँ पर फिर आपको, अब आप कहेंगे कि मैं सर वहाँ दंतेवाड़ा के जंगलों में गया था या गई थी, और मुझे वहाँ जाकर के मुझे होटल नहीं मिला, मैं वहाँ रह नहीं पाई आदिवासियों के बीच, तो वहाँ पर होटल बनेगा किधर से? आ रहा, जब किसी को आज़ादी नहीं है राइट टू रिसाइड और सेटल करने की, तो होटल किधर से बना लोगे आप लोग जा करके? तो वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहते हैं। आई बात समझ में? तो वहाँ पर नहीं बना सकते। अब इसी तरह से आप जा करके घुस जाएंगे खजियार लेक में, वहाँ पर सेंटर में लेक है, वहाँ पर जाकर हिमाचल सरकार ज़मीन लेके वहाँ घर बनाऊंगी, नहीं, उसको पर्यावरण की दृष्टि से रिस्ट्रिक्ट रखा गया है, वहाँ पर आप नहीं जा सकते, उसके डीप नहीं जा सकते, वो सेंट्रल रीजन सारा छोड़ा गया है। आई बात समझ में? वो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के पर्पस से छोड़ा गया है, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट है वहाँ पर। तो इस तरह से चाहे जनरल पब्लिक इंटरेस्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स की अपने कस्टम, कल्चर, मैनर की प्रोटेक्शन करनी हो, आपको फिर वहाँ पर अधिकार नहीं है। अदरवाइज 19 के तहत आपकी मूवमेंट और आपके रिजाइड एंड सेटलमेंट के अधिकार पूरी तरह से इंटैक्ट रहते हैं। आप दो तरह से रिजाइड कर सकते हैं, या तो पहला वो है टेम्परेरी वे में, और या फिर आप वहाँ पर जाकर के डोमिसाइल हो सकते हैं किसी भी क्षेत्र के। आप पंजाब के डोमिसाइल हो जाइए, आप यहाँ पर जब भी आएंगे, यहाँ पर आप कोई फॉर्म भरेंगे, यहाँ पर कॉलेज स्कूल एडमिशन ले रहे हैं, आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। आपको कचहरी जाकर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है कि आप यहाँ पर परमानेंट रहने की इच्छा दिखा रहे हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह से या तो आप वहाँ पर टेम्परेरीली रिजाइड करिए कि आप यहाँ पर किसी IT कंपनी के तौर पर 3 साल 4 साल के लिए जॉब के तौर पर आए हैं, या किसी भी तरह से आए हैं, और या फिर अब आपकी इंटेंशन है, आपको ये अच्छा लग गया और अब आप यहीं रहना चाहते हैं, कारोबार यहीं सेटल करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर परमानेंट रिजाइड होना चाहते हैं, तो आप वहाँ के डोमिसाइल होना चाहते हैं। ये इस तरह का यहाँ पर राइट दिया गया है। आई बात समझ में? एक हमने सिटीजनशिप में डोमिसाइल पढ़ा, और एक हमने आर्टिकल 19E के तहत हमने सेटलमेंट में पढ़ा कि डोमिसाइल सिस्टम भी होता है। ये किया ही गया है कि इंडिया में एक भारतीय होने का भाव पैदा हो जाए सभी के भीतर। ओके। आर्टिकल 19F, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आर्टिकल 19F कहता है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू right to practice any profession or to carry on any practice, ही आएगा, right to practice any profession or to carry on any occupation, trade और business। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये तो बहुत ही अनिवार्य था, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, आज भी बता देता हूँ। मैंने जब स्टार्टिंग में सारे एक्सप्लेन किए थे तब मैंने चर्चा की थी कि मैंने बताया था कि ब्रिटिशर्स के समय में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले अधिकार मिला हुआ था भारत के साथ मोनोपोली ट्रेड करने का, और किसी को अधिकार नहीं थे, सभी उस ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते थे, फिर ही यहाँ से होने वाले व्यापार के लाभ का वो लोग फ़ायदा उठा सकते थे। आज की डेट में अगर मान लीजिए कि सरकार के द्वारा ये ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेसेस को इस तरह से राइट के तौर पर ना प्रोवाइड किया जाता, तो उस समय में फंडामेंटल राइट्स बनाते हुए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स थे, उनके दिमाग में यही विजन था कि अल्टीमेटली इंडिया को एक इगैलिटेरियन सोसाइटी के वर्जन को रीच करना है, जिसके तहत सभी को ये अधिकार हो कि वो अपनी एस्पिरेशंस को फुली रियलाइज़ कर सकें।
कोई किस तरह के प्रोफेशंस में जाना चाहता है, कोई किस तरह के ट्रेड ऑक्यूपेशंस और बिजनेसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है या चलाना चाहता है, कुछ भी, वो उसकी आज़ादी होनी चाहिए। हम कुछ घरानों के प्रति इन चीज़ों को सीमित ना करके रख दें। जैसे पहले बहुत सी चीज़ें हुआ करती थी। अगर आप भारत की बात करें तो आप एक चीज़ को ध्यान से समझिए कि हमारे यहाँ पर जो प्रोफेशन है, जो कामकाज है, उन्हें जातियों के आधार पर बांटा गया था। हमारे यहाँ पर जो कामकाज और प्रोफेशन है वो जातियों के आधार पर बांटा गया था। ध्यान से समझिए, पहले क्या होता था कि कर्म के आधार पर विभाजन था समाज का, और फिर होने ये लगा कि एक समय के बाद वो जन्म के आधार पर होने लगा। और हो ये गया कि जिस जिस कर्म में जो लगा हुआ था उसी के बेसिस पे फिर जन्म उसको निर्धारित कर दिया गया कि अब आप ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं। फिर अपवर्ड मोबिलाइजेशन का स्कोप खत्म हो गया। अब होने ये लगा कि ये फोर्स किया जाता था कि अगर कोई चर्मकार का बेटा है जो चर्म का काम करते हैं, चमड़े का, अब वो जितना ही पढ़ लिख जाए, कुछ भी कर जाए, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता सोसाइटी में। उसे चमड़े का ही काम करना है। वो एजुकेशन से रिलेटेड या टेम्पल मेंटेनेंस से रिलेटेड या किसी भी और तरह का काम नहीं कर सकता जो स्वर्णों के लिए आरक्षित थे उस समय में। अब इससे दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि अब जब उसे क्लियरिटी ही है कि वो किसी भी तरह का चर्मकार के अलावा कोई और काम नहीं कर सकता, तो फिर उसका पिता जो है वो उसे उस तरह से मोटिवेट भी नहीं कर रहा मोबिलाइज होने के लिए कि तुम पढ़ो लिखो या किसी और दिशा में जाने के प्रयास करो। तो फिर इस तरह से हेरिडिटरी प्रोफेशन डेवलप हो गए। एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पीढ़ी वही काम सीखती चली गई और वो फिर कास्ट प्रोमिनेंट्स होते चले गए। वो काम ही काम अपनी अपनी पीढ़ियों में आगे बढ़ता चला गया। और इसका एक उदाहरण यही स्थापित होता है पूरे देश में कि आपने क्योंकि चर्मकार के बेटे को यह पहले ही दिन कह दिया कि जन्म से तुम चर्मकार हो, तुम्हें चमड़े का ही काम करना है, इसलिए तुम इस जाति से, इस वर्ण से, तो तुम्हें शिक्षा का अधिकार ही नहीं है, तुमको वेद पुराण ग्रंथों का अध्ययन कराया ही नहीं जाएगा, तुम्हें मंदिरों में आना भी निषेध है। तो हमने अपने देश में ये दंश भोगा इतने लंबे समय तक। अपवर्ड मोबिलाइजेशन इसीलिए ही नहीं हो सकी। इसको ब्रेक किया बड़े पैमाने पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अंग्रेजों के समय में जो कानून थे उन कानूनों का लाभ उठा करके, वो माहर जाति से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र से, लेकिन उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करते हुए उन्होंने वो बैरिस्टर की पोजीशन तक पहुँचे। वो विदेश भी गए, वहाँ से पढ़े लिखे, उन्होंने डॉक्टरेट की, कंप्लीट की अपनी। तो अब वो एजुकेट हुए तो देखिए किस पोजीशन तक पहुँचे, और पोजीशन तक पहुँचे तो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तक बने। तो इसीलिए फिर एजुकेशन का महत्व बहुत स्थापित हुआ। लेकिन ये तभी हो पाया क्योंकि एक लेवल पर जो जातीय सिस्टम था उस पर, यहाँ पर अब अगर देखें तो जो जातीय सिस्टम वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है उस पर एक लेवल का ब्रिटिश रूल भी एग्जिस्ट कर रहा है। और ब्रिटिश रूल में आप ये कह रहे हैं कि जो नौकरियाँ हैं उनमें जाति के आधार पर भेद नहीं होगा, और जो प्रोफेशन है उसमें जाति के आधार पर भेद नहीं होगा। आप किसी भी जाति से हैं, अगर आप क्वालिफिकेशन अचीव करते हैं, एलिजिबिलिटी क्लियर करते हैं, तो आप फिर वो प्रोफेशन कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर लॉ प्रैक्टिस किया। समझ में आई बात? ये हो पाया, ये पहले तो हो नहीं सकता था। पहले लॉयर किधर था? लॉयर तब आया जब एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, उसमें एक पूरा लीगल प्रोसीजर, जब आपने कोडिफिकेशन किया, कोडिफिकेशन जब लॉ हुआ, आईपीसी हुआ और बाकी कोडिफिकेशन, तभी तो जाकर के वो एज अ प्रोफेशन आया। उसके पहले तो बहुत हद तक राजा के विवेक पे निर्भर करता होता था। देखिए अदालतें तो मौर्य के समाज में भी थी, कंटक शोधन और धर्मस्तिया। कंटक शोधन की बात करें, धर्मस्तिया की अदालतों की बात करें, तो फौजदारी की, दीवानी की अदालतें उस समय में भी थी। लेकिन अब मुद्दा ये आ जाता है उस समय हो क्या रहा है। उस समय में या तो पंडितों के आधार पर, और या फिर मुस्लिमों के समय की बात करें तो मौलवियों के आधार पर, तो उलेमा के आधार पर, तो या तो पंडित होते थे कभी, या मौलवी उलेमा होते थे। ये हैं जो इनके स्तर पर चीज़ों को स्थापित किया जाता था, या पंचायतें निर्णय करती थी। बहुत हद तक पंचायत को, पंच को परमेश्वर कहा जाता था, और वो परमेश्वर का ही निर्णय होता था, उसे मान लिया जाता। लेकिन किसी क्राइम को इस्टेब्लिश करना, पूरे कोड को फॉलो करते हुए, लीगल प्रोसीडिंग के साथ चलना, राइट टू हियरिंग प्रोवाइड करते हुए आगे बढ़ना, ये सिस्टम आया बाद में जाकर, बाद में इन द सेंस कि जो मॉडर्न सेंस में, ये बाद में जाकर के डेवलप हुआ। पहले बहुत से सिद्धांत चलते थे। वेयरगिल्ड का सिद्धांत चलता था कि जो जिसने जैसा गुनाह किया उसके अनुपात में उसको उस तरह का हमें जस्टिस प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद बहुत सी चीज़ें हुई, खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ, इस तरह की चीज़ें। मुगलों के समय एम्प्यूटेशंस बहुत किए जाते थे। सल्तनत मुगलों के समय में कान, बाह, टांगे काट देने का सिस्टम होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जा करके ये खत्म होता रहा। तो जिस तरह से लीगल प्रोफेशन आया, अब अगर इस पर भी जाति भारी पड़ जाती तो फिर कभी भी अम्बेडकर वकील तो बन ही नहीं पाते। और आप मुझे सच्चे दिल से बताइए कि अगर अम्बेडकर को पता होता वकील कभी बनना ही नहीं है तो वो पढ़ाई ना करते, और वो पढ़ाई ना करते तो वो फिर वो जो कांड हो रहे थे जातीय समाज में उनको आइडेंटिफाई ना कर पाते, और अगर वो उन्हें आइडेंटिफाई ना कर पाते तो सॉल्यूशंस प्रपोज ना कर पाते। वो समझ ही नहीं पाते कि एक सिस्टम बेस्ड डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होती है। वो ये समझ पाए, इसी की वजह से तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे प्रोविजन डाल पाए
और इसी वजह से अंग्रेजों ने भी उन्हें गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया, और इसी वजह से नेहरू ने भी उनको बॉम्बे सीट से जितवा करके चेयरमैन बनवाया ड्राफ्टिंग कमेटी का और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा बनवाया। ये सिर्फ क्यों हो पाया? क्योंकि हमने जो प्रोफेशन है उसे पर्टिकुलर कैटेगरी के क्लचेस से बाहर कर दिया। ना करते तो सोचिए अम्बेडकर क्या होते। दिमाग लड़ाओ जरा। तो आर्टिकल 19F फिर कितना महत्वपूर्ण हुआ? ये जो 19F आर्टिकल है फिर को आम आर्टिकल हुआ। इसको सीधा ऐसे ही सभी को व्यापार करने की आज़ादी है, नहीं बेटा इतनी ऐसी बात नहीं है, ये बहुत दूर जाती है। इसको ज़रा जोड़ करके देखो तो पता लगेगा। ये पहली चीज़। तो इस तरह से आप अगर कंट्री ने क्या किया, जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उसके साथ एक चीज़ हुई कि हम कन्फ्यूजन में हैं कि सोशलिस्ट बनना है या कैपिटलिस्ट बनना है। लंबे अभियान थे स्वतंत्रता संग्राम के, उसमें ये फिर तय हुआ कि ना तो हम टिपिकल सोशलिस्ट अपना सकते हैं रशियन और चाइनीज़, और ना टिपिकल कैपिटलिस्ट हो सकते हैं हम यूरोपियन। अपन को मिडल पाथ अपनाना पड़ेगा। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, जहाँ पर हमने राइट टू प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड किया है। और आप हैरान हैं कि फंडामेंटल राइट में है, तो यहाँ से तो क्लियर हो रहा है कि अपन कैपिटलिस्ट सोसाइटी हैं। हम राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट में दे रहे हैं कि संपत्ति का अधिकार, और सोशलिस्ट सोसाइटी में तो ऐसा राइट टू प्रॉपर्टी जैसा कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो हो ही नहीं सकती। वहाँ पर तो सीधा कंसेप्ट है कि स्टेट के रिसोर्सेज है सारे, सब कुछ नेशनलाइज हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ आप देखिए तो आपको सोशलिस्ट कई तरह के सोशलिस्ट प्रोविज़न भी दिखते हैं, और वो सोशलिस्ट प्रोविज़न आपको नज़र आ रहे हैं सारे के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी में, जिसके रिलेटेड सरकार को अधिकार है कानून बना करके उनको प्रभावी कर सकती है, एनफोर्स कर सकती है। तो यहाँ पर अब एक चीज़ बताई गई है कि स्टेट अपने विवेक से ही सोशलिस्ट एक्ट करेगा, लेकिन नागरिकों के अधिकार जो है वो पहले से सुनिश्चित होकर के आएंगे। ऐसे में हमने एक बैलेंस अपनाया, सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट। स्टेट सोशलिस्ट लेवल पे बिहेव करेगा जब रिक्वायर्ड है, और इंडिविजुअल की फ्रीडम भी बहुत सर्वोपरि है, उसे भी इंक्रोच नहीं किया जाएगा। उसी बीच ये भी सुनिश्चित करना फिर बहुत ज़रूरी हो जाता था कि जो स्टेट है वो कितनी की अथॉरिटी दे रहा है लोगों को अपनी एस्पिरेशंस को फुली रियलाइज़ करने की। क्या वो टिपिकल सोशलिस्ट स्टेट की तरह हर तरह के प्रोफेशन, हर तरह के ट्रेड, कॉमर्स, हर चीज़ को गारंटीड राइट के तहत ही स्टेट ऑर्गेनाइज तो नहीं कर देता? स्टेट स्पॉन्सर्ड तो नहीं होंगे वो, स्टेट कंट्रोल्ड तो नहीं होंगे वो? क्या नागरिकों का अधिकार होगा? तो नागरिकों का अधिकार है आर्टिकल 19F। लेकिन इसी में फिर जब अब आगे जाएंगे तो इसमें क्लॉज दिया गया है, और वो क्लॉज क्या है? दो क्लॉजेज मैंने यहाँ पर लिखे हैं। दैट इज स्टेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई इट्स मोनोपली, यानी कि स्टेट कैन कैरी ऑन इट सेल्फ, यानी कि स्टेट कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस या तो पार्शियली या कंप्लीटली अपने कंट्रोल में ले सकता है किसी भी समय। स्टेट किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपटीशन में आ सकता है किसी भी समय उस बिजनेस या उस प्रोफेशन में। इसमें कोई भी स्टेट को चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने इस पर मोनोपोली क्यों कर ली, चाहे वो कोयला खदान की बात करें, चाहे वो क्रूड की बात करें, चाहे पेट्रोलियम किसी चीज़ की आप बात करें, चाहे जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट की आप बात करें। अगर स्टेट किसी ट्रेड, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन में आना चाहता है, पार्शली आना चाहता है या मोनोपोली से आना चाहता है, जैसे इस समय पेट्रोलियम क्रूड में जाएं तो आपको नज़र आ रही हैं स्टेट ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज भी हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, सारे। लेकिन दूसरी तरफ एसआर भी है, रिलायंस भी है, कोई दिक्कत नहीं, कंपटीशन में है स्टेट उनके साथ। नज़र आ रहा है स्टेट इज़ इन कंपटीशन। प्राइवेट बिजलियाँ बनाने वाली कंपनियाँ भी हैं, स्टेट भी बना रहा है बिजली, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट पंजाब में भी लगे हैं, प्राइवेट भी और सरकारी भी। कंपटीशन में जब स्टेट जाएगा एक्सक्लूसिव भी आ जाएगा। स्टेट एक्सक्लूसिव था रेलवे में, स्टेट अब तक एक्सक्लूसिव था रेलवे में, अभी अभी थोड़ा ही दिन हुए हैं थोड़ी प्राइवेट रेल भी आई, प्राइवेट ऑर्गेनाइज किया कि प्राइवेट वेंडर भी रेल रन कर सकता है, उसके लिए प्रपोजल आ गया। बट आज दिन तक तो स्टेट एक्सक्लूसिव था रेलवे में। कोई देश, कभी अंबानी ऐसा कह सकता था कि मुझे रेल चलानी है, मेरा फंडामेंटल राइट दे दो आर्टिकल 19 के तहत कि मैं राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस कर सकता हूँ, मैं रेलगाड़ी बिजनेस में आना चाहता हूँ, मैं रेल चलाना चाहता हूँ, मैं अपनी रेल चलाऊँगा अपने घर से लेकर के वहाँ तक। तो उसको कहा नहीं बेटे तू रेलें नहीं चला सकता लोगों को लेकर इधर उधर। उसने कहा मेरा आर्टिकल 19 है, कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा नीचे वाली लाइनें भी तो पढ़ लो जरा कि स्टेट को हमने रिस्ट्रिक्शन दी, एक दिया हुआ है कि तुम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, कैसे कि तुम मोनोपोली रख सकते हो। और स्टेट को ये लिखा है, अंबानी कोर्ट इस बेस पे भी नहीं जा सकता कि स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई इट्स मोनोपोली। स्टेट को अपनी मोनोपोली जस्टिफाई भी नहीं करनी है, बस मोनोपोली है तो है। स्टेट का वहाँ पे डायलॉग है, अब जो है सो है, बताओ क्या करना है। स्टेट एरोप्लेन में है, कई सालों तक स्टेट मोनोपोली थी, हवाई यात्रा में स्टेट ने कहा है सो है, बाद में प्राइवेट प्लेयर खुद ही बुलाए। कोस्टल शिपिंग में मोनोपोली थी, है तो है। तो जिधर जिधर मोनोपोली है फिर है तो है, समझ आई बात।
लेकिन जब धीरे धीरे खोलना है तो खोल दिया। आई बात समझ में? तो पहले स्टेट की मोनोपोली काफ़ी रही, पहले 40 साल 1950 टू 1990। फिर धीरे धीरे स्टेट ने अपनी मोनोपोली, तो उस समय में कोई चूं चाहे कर पाया कि स्टेट की मोनोपोली क्यों है। फिर धीरे धीरे स्टेट ने मोनोपोली रिड्यूस की। लेकिन आप देखिए ध्यान से, आपका भी तो राइट था पहले दिन से ही, आपका भी तो पहले दिन से ही राइट था। अगर स्टेट कुछ उस समय में कर रहा था, आप भी कर रहे थे। कंडीशन सिर्फ ये थी कि स्टेट ने उसे अपने लिए रिजर्व तो नहीं किया उस काम को। अब आप मुझे बताइए कि इतने 40 साल जो सोशलिज्म अपनाया स्टेट ने व्यापार में, स्टेट को वो ताकत कौन से आर्टिकल ने दी थी? आर्टिकल 19F। स्टेट को वो ताकत किस आर्टिकल ने दी थी? तो स्टेट वरना चैलेंज भी तो हो सकता था। स्टेट ने मुंह उठा के, तो आपसे कोई पूछे कि फंडामेंटल राइट में कौन सा आर्टिकल है जो क्लियर कट सोशलिस्ट स्टेट एस्टेब्लिश करने की बात भी करता है? आर्टिकल 19F। आर्टिकल 19F, क्योंकि ये स्टेट को मोनोपोली दे रहा है रिसोर्सेज पे, ये स्टेट को मोनोपोली दे रहा है ट्रेड प्रोफेशन पे, ऑक्यूपेशन पे। तो ये क्या है? स्टेट एक्सक्लूसिव हो सकता है बैंकिंग में। स्टेट ने किया भी था एक टाइम पे आकर के, स्टेट ने किया कि यार रातों रात 1969 14 बैंक नेशनलाइज, चल कोई चैलेंज नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाया। क्यों हो पाया? स्टेट ने डिसाइड कर लिया। स्टेट ने कहा कि ऐसे ही चलेगा, पार्शली होली भी हो सकता हूँ मैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। आई बात समझ में? लंबे समय तक LIC चलता रहा, उसके बाद 3 इंश्योरेंस और कंपनियां थी। स्टेट थोड़े समय पहले प्राइवेट कंपनियों को एंट्री दी है। स्टेट कैन डू एनीथिंग। तो वो क्या हो रहा है? इंदिरा गांधी अब तक के उस डिसीजन को, बैंक नेशनलाइजेशन को, सोशलिज्म का एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। तो आंखों में ही दिख रहा है ना। फिर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आके मुझे आके कहोगे सर सोशलिस्ट वाला आर्टिकल नहीं पढ़ाया था आर्टिकल 19 में, कभी भी नहीं बताया कि ये सोशलिस्ट है। अब मैं बताऊं, मैं ऐसे ही बताऊंगा ना, तुमको ढूंढना है पेपर में बैठ के कि एक आर्टिकल है 19F जिसमें ये कहा जा रहा है कि स्टेट के पास, स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई इट्स मोनोपोली। तो ये सोशलिज्म नहीं तो और क्या है? कोई तो होगा, राइट? तो ये चीज़ है। आई बात समझ में? लेकिन अगर स्टेट ने उस पर मोनोपोली नहीं डिक्लेयर की हुई या कुछ नहीं है और स्टेट आपको रोक रहा है, तुम नहीं कर सकते तो अंबानी करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अंबानियों को कोई जिंदा दिली छा जाए कि भाई हम इस काम में हैं और ये कैसे आ रहे हैं, ये लोग आम लोग इस काम में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। यही तो कारण है धड़ाधड़ स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एक से एक स्टार्टअप्स आ रहे हैं। वो बात अलग है कि वो अपने पैसे के दम पे उन स्टार्टअप्स के विकसित होने के बाद 5 से साल जब स्टार्टअप चल जाता है, अच्छे से उसको देखते हैं, बढ़िया मस्त चल रहा है, स्टार्टअप को टेक ओवर कर लेते हैं। लेकिन स्टार्टअप को कोई रोक पाया? देश में इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बताओ किसी स्टार्टअप को कोई रोक पाया? नहीं रोक पाया। स्टार्टअप्स वाई? बिकॉज उनको ताकतें कहाँ से मिल रही हैं? आर्टिकल 19F। मुझे ताकत कहाँ से मिल रही है? अभी अगर जालंधर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा IAS कोचिंग शुरू करा दी जाए अपने लेवल पे, बंद नहीं करा सकते मेरी, मुझे आर्टिकल 19F इसकी अथॉरिटी देता है। आई बात समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मैं यहाँ पर बैठ करके अपना सैटेलाइट सेंटर लॉन्च कर दूँ, यहाँ से आपको पता लग रहा है सर छोटे अंतरिक्ष यान लॉन्च करते हैं जो बस ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो तो इसरो को मोनोपोली है ना। इसरो ने अब जाके स्टेटमेंट जारी किया कि हम इसको प्राइवेट प्लेयर को भी PPP करेंगे, इसको प्राइवेट को। आपने कभी सोचा नहीं ऐसे कैसे कह देते इसको PPP करेंगे? ये कौन होते हैं प्राइवेट को अलाउ करने वाले? प्राइवेट ऐसा कभी क्यों नहीं कहता कि हम PPP करेंगे, कि हम पब्लिक को अलाउ करेंगे? क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी स्टेट के पास है। और अब तक PSLV GSLV स्टेट ही बना रहा है। वो ऐसा नहीं पता लगा ओ परसों अंबानियों ने एक रॉकेट बनाया, चलाया, सीधा लॉन्च हो गया जाकर के आसमान में। नहीं, वो इसरो बनाता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से वो लॉन्च होते हैं, श्रीहरिकोटा से। समझ आई? आर्टिकल 19F महत्वपूर्ण चीज़ है। स्टेट एक्सक्लूसिव भी हो सकता है किसी काम में, कंप्लीट या पार्शियल मोनोपोली भी उसकी हो सकती है। लेकिन किसी ने भी टाटा को गाड़ियाँ बनाने से तो नहीं रोका। टाटा ने गाड़ियाँ बनाई ना यार, किसने रोका? तो बनाओ, जितनी मर्जी बनाओ, आपको आर्टिकल 19F अलाउ कर रहा है। जितनी गाड़ियाँ बना के स्टॉक रखना रखते चले जाओ। जो लोकल लेजिस्लेशन है, यानी कि जो दूसरे लीगल ऑब्लिगेशन है, उनको फॉलो करो, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करो। ये नहीं गाड़ी बनाई, चलते चलते हवा में गाड़ी बिखर गई, गाड़ी चल रही थी बिखर गई, 4 पहिए इधर चले गए, हवा में एक शीशा उड़ गया और हम सड़क पे बैठे हुए, पीछे से ट्रक चढ़ गया। ऐसी भी गडीरा नहीं ना बनाना 70 पार करते ही बिखर गया। गाड़ी बनानी, उसके कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ हैं। पता लगा ग्लास सीधा ही ऐसा लगा दिया, सीधे हवा इतनी तेज बड़ी, ग्लास पीछे आ गया, सारी फैमिली पे ग्लास लगा करके। समझा करो इस बात को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, आर्टिकल 19F क्लियर? आप यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस दो। पहली तो मैंने समझा दी, स्टेट कैन कैरी ऑन इटसेल्फ। दूसरी रिस्ट्रिक्शन देखो, आप कोई भी प्रोफेशन करो, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, कुछ भी बिजनेस करो, कुछ तो स्टेट की भी जिम्मेदारी है जनता के प्रति, है ना। अब आपको पता लग रहा है कि जो भैंस रहती है पंजाब में, अगर गांव में जाएं तो भैंस के जब अंदर कोई समस्या रहती है, इतना लंबा बांस लेके उसके मुंह में कुछ डालते हैं, नमक कहते हैं उसको, लूण,
वो दे देते हैं, वो ठीक हो जाता है, उसका हाजमा ठीक हो जाता है। अब आदमी बीमार हो गया और एक आदमी भैंसिया को जैसे देता है, आदमी मुंह में डाल के बांस वही चीज़ दे रहा है, तो क्या वो ठीक रहेगा? पता लगे उसका गला कट के बांस यहाँ से बाहर आ गया, पेट तो ठीक नहीं हुआ, गला फट गया। ये नहीं हो सकता। अगर डॉक्टर हो तो डॉक्टरी की डिग्री दिखानी होगी। डॉक्टर बन के बैठे हुए कह रहे हैं मैं डॉक्टर हूँ, आ जाओ प्लीज़, लोगों को ज़बरदस्ती ले रहे हैं डॉक्टर 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 डॉक्टर। आदमी दो बाहर खड़े, आओ आओ आओ, सर्जरी सर्जरी, घुटना करेंगे तुम्हारा, घुटना की जगह लगा दिया कुछ और ही, है ना? तो चल सकता है ये? आप एक डॉक्टर के पास निश्चित होकर क्यों चली जाते हो? आप एक डॉक्टर के पास पूरी तरह से निश्चिंत होकर इसीलिए चले जाते हो, आपको पता है ये डॉक्टर है, इसको डॉक्टर की कोई डिग्री मिली हुई है, तभी डॉक्टर है ये, ऐसे ही नहीं झोला छाप। समझ आई बात? पहले पहले याद करिए, बस स्टैंड के बाहर दांत बनाने वाले बैठे रहते थे, याद करिए। अब वो दिखते हैं? अब नहीं होते। अब उनको देख देख करके डॉक्टरों ने समझा कि दांत में बड़ा पैसा है यार, डेंटिस्ट क्यों नहीं बन जाते? बीडीएस की डिग्रियां एकदम से झूम झूम के नहीं आई 2009-10 के बाद। पहले कभी कोई बीडीएस के पास जाते देखा था डेंटिस्ट? पहले कहते हो बस ओ मौलवी को ठुका लिया। पहले क्या होता था, गाँव में एक पेड़ के नीचे मौलवी उससे ठुकवा लेते थे, बस स्टैंड में जाके सफ़ेद सीमेंट भरवा लेते थे, कुछ भी करा लेते थे, बस डेंटिस्ट पास नहीं जाते थे। अब ये कुछ सालों से ही हुआ ना, तो बस वो इसी का ही खेल है। समझ आई? डिग्री चाहिए भाई, तुम बीडीएस हो, बताओ कि कुछ दांत के तुम डॉक्टर हो, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से इंजीनियर हो तो पुल बना रहे हो, रेत पे घर बनाता था, दिल में बड़ा अच्छा लगता था, जाके पुल बनाने लग गया। क्यों? कंपनी मेरी है, मेरा भतीजा जिद कर रहा था, मैं चाचा इस बार पुल तो मैं ही बनाऊंगा, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं पुल बनाने, और वो वाला पुल मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ। ऐसा पुल बनाया, गाड़ियाँ वहाँ तक जाके वहाँ से बैक आ जाती, ऊपर ही नहीं चढ़ पाती। कोई इंक्लिनेशन का नहीं पता, कुछ हाइट कितना देना, अल्टीट्यूड कितना देना पता नहीं, आदमी चढ़ते सांस फूल के गिर के मर जाते हैं। पुल बनाना है भाई, तेरे ख्वाबों का ख्यालों का महल तो नहीं बनाना। तो उसके लिए देखा जाएगा भाई पुल किसने बनाया था, कौन सी कंपनी ने बनाया था, इंजीनियर कौन थे, किसकी ड्यूटी थी, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो सरकारी पोस्ट पे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक एग्जाम भी होता है, इंजीनियर। तो देखो आपकी इंजीनियरिंग आपको मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे इंजीनियर रिक्वायर्ड है, यहाँ पर डॉक्टर रिक्वायर्ड है, इस तरह से ये क्वालिफिकेशन तो बताई जा सकती हैं। लेकिन मैंने फिर बताया था, मोहल्ले में दीदी ट्यूशन पढ़ा रही हैं, वो खुद अभी बीएससी कर रही हैं, पढ़ा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सरकार ने अभी तक कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया कि ये फलाना फलाना बंदा ही ट्यूशन दे सकता है, कोचिंग दे सकता है। उसमें बस ये बताया ये है असिस्टेंस, हेल्प करना, और बच्चे की बस आप हेल्प कर रहे हो। लेकिन जब स्कूल में जॉब लोगे तो आप फिर प्रमाणित करोगे कि आप स्कूल की क्या एलिजिबिलिटी है, स्कूल की क्या एलिजिबिलिटी है, वो आप क्वालिफाई करोगे। लेकिन कुछ डिग्री, कुछ क्वालिफिकेशन सरकार को बताने की अधिकार हैं। आप आर्टिकल 19 जाके इन्वोक करो कि वो जो डॉक्टर है उसका काम बहुत चलता है, मेरा भी दिल करता है मैं डॉक्टर अपनी दुकान खोल के बैठूं, मुझे क्यों नहीं खोलने देते? मुझे क्यों आपने मजबूर किया है कि फार्मासिस्ट डी फार्मेसी या बी फार्मेसी होनी, डी फार्मेसी होगी तो मेडिकल शॉप का लाइसेंस मिलेगा, और बी फार्मेसी होगी तो दवा बना सकता है। ऐसा मुझे क्यों किया? मेरे पास पैसा है, दुकान है, सब कुछ है, दवा है, मैं देना चाहता हूँ, मुझे 20-25 साल से दवाई का नॉलेज भी है, लेकिन सरकार कह रही है किसी पर डी फार्मेसी चाहिए। इसलिए फिर क्या होता है, 5,000, 7,000, 10,000, पहले 2-2 हज़ार पे अपन लाइसेंस जो है वो ले लेते हैं किसी का, उसका लाइसेंस दुकान में पड़ा रहता है ड्रॉर के अंदर, जब कोई इंस्पेक्टर चेक करने आता है ऐसे ही लाइसेंस निकाल के दिखाते हैं, देखिए इनकी दुकान है, वो कहते हैं वो किधर है, वो किधर है, वो किधर है, ऐसा करते हैं, कहते हैं अभी आ रहा है, वो गया, वो स्टेट के बाहर गया है, कल आ जाएगा, कल मिल उसको फ़ोन कर लेते, कहते यार जरा कल आ जाना 10 मिनट के लिए, इंस्पेक्टर फिर से आएगा। वो आ जाता है, आदमी दुकान में आके खड़ा हो जाता है, हाँ मेरी दुकान है, बताइए क्या लेना है। तो बस इट इज़ वेरी, ऐसे ही लाइसेंस ले करके ही मेडिकल की दुकानें खुली हुई हैं ना जगह जगह पर। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने अपने लाइसेंस अप्लाई करने शुरू कर दिए। डी फार्मेसी 1 साल का होता है, वो करा कर कहते हैं लाइसेंस ले लो, इसमें क्या जा रहा है। बी फार्मेसी ले लेकर दवाइयाँ बनाने लग जा रहे हैं, जो करना है बस कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये टेक्निकली तो बताना पड़ेगा। कोई लाइसेंस नहीं, कोई डी फार्मेसी नहीं। दवा लेने आए थे कब्ज की, कि कब्ज हो रखी है, दवा दे दी लूज मोशन की, फिर सोचो अंदर क्या ही होगा। कॉन्स्टिपेशन हुई थी और हमने दवा मांगी कि